हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि क्या आपके परिवार में चल रहा तनाव समाप्त होगा। अगर किसी तरह की समस्या परिवार में है, कोई तनाव चल रहा है जिसमें सदस्य एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो क्या वह समाप्त होगा। इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। आपके परिवार में अगर किसी भी तरह के मामले में एक तनाव की स्थिति बनी है तो आप आज इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 1 और 7 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, एक फीलिंग देता हो या आपको लगता हो कि ये मुझे चुनना चाहिए, उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मानिए, चुन लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 7 ऑफ सोर्ड्स को चूज किया था, मेरे बगल में इसे लगा दिया गया है। चलिए 7 ऑफ सोर्ड्स चेक करते हैं कि पाइल नंबर 1 आपके लिए कैसा रहने वाला है। टैरो क्या गाइड करते हैं कि आपके परिवार में जो तनाव चल रहा है क्या वो समाप्त हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो आपको कुछ करना है या नहीं करना है, सारी चीजें। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आपके लिए है द डेविल। कार्ड नंबर 3 यानी थर्ड नंबर पर आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द एम्परर और अंतिम कार्ड आपके लिए है डेथ। डेथ का कार्ड जो लोग टैरो रीडिंग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, डेथ का कार्ड एक परिवर्तन को दिखाता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को नहीं दिखाता है। मृत्यु के बारे में पूछे गए सवालों में भी अगर डेथ का कार्ड आए तो फिर मृत्यु नहीं दिखाता है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा दिखता है कि आपके परिवार में जो तनाव चल रहा है वो वस्तुतः और डायरेक्ट क्लियर कट ईगो का मामला है। ईगो जो जिद में बदल गई है, उस जिद की वजह से चीजें डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हो रही हैं। लेकिन थोड़ा हम पास्ट को देखें, थोड़ा ज्यादा पीछे चले जाएं तो ज्यादा पीछे तो चीजें पॉजिटिव दिखती हैं, एक सामंजस्य दिखता है, एक अंडरस्टैंडिंग दिखती है, एक दूसरे या परिवार के सदस्यों का आपस में एक मैनेजमेंट भी दिखता है जो कि बढ़िया और पॉजिटिव है। लेकिन एक दूसरे के मामलों में थोड़ा ज्यादा हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस ज्यादा होने की वजह से और धीरे धीरे समय बीतने के साथ एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इशू होने की वजह से, भरोसा कमजोर होने की वजह से आज वर्तमान की स्थिति बनी हुई है। और इस वर्तमान की स्थिति में पुरानी परिस्थितियां काफी ज्यादा योगदान दे रही हैं। आप लोग या परिजन एक दूसरे के प्रति उस सौहार्द और सामंजस्य के भाव में नहीं है जिसमें कि होना चाहिए था। उसके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो है कि परिजनों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार थोड़ा सा ये है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है वो है कि परिजनों का अपने प्रति व्यवहार। कई बार हम दूसरों के साथ एक सर्टेन बिहेवियर करते हैं लेकिन हम स्वयं के साथ कौन सा व्यवहार कर रहे हैं ये भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ आपका अपने साथ या परिजनों का अपने साथ जो खुद का व्यवहार है उसमें सबसे बड़ा इशू है
सेल्फ ट्रस्ट का खत्म होना या सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस का हटना। जब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ मोटिवेशन कमजोर हो जाता है और ईगो हावी हो जाता है तो जिद बनती है। एक जिद्दी व्यक्ति आत्मविश्वास से रहित हो सकता है या होता ही है। एक जिद्दी व्यक्ति का आत्मविश्वास यदि कमजोर है तो उसकी जिद सिर्फ ईगो है और जिद नहीं है। तो आप लोगों के मामले में यहाँ पर ईगो ज्यादा दिखता है, लेकिन वो ईगो जिद के साथ जुड़ा है। थोड़ी कंट्राडिक्ट सिचुएशन है, विरोधाभास चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन इस तरह दिखती है जो अब मैनेजेबल नहीं है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। और अगर आपके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के या आपसी तालमेल, जिसको कई कहते हैं ना कि परिवार में एक साथ रहने को लेकर के मनमुटाव और मतभेद चल रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं परिवार में डिवाइडेशन यानी बंटवारा ना हो जाए, तो ये उसी ओर हेड कर रहा है। इस बंटवारे को रोका नहीं जा सकता। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप लोग जल्दी से जल्दी परिवार में बंटवारा करें, अपनी अपनी राह पकड़ें। वो एक दूसरे के साथ रिलेशन को न्यूट्रलाइज करने में अच्छा रहेगा और एक दूसरे के या कहें अपनी अपनी प्रगति के लिए भी अच्छा रहेगा। शुरुआत बुरी है बंटवारे की, लेकिन आगे चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। और उन मामलों में जहां पर आप एक ऐसे फैमिली में हैं जहां बंटवारा नहीं हो सकता, माता पिता संतान, तो बंटवारा नहीं होता ना, उस वाले मैटर में, या किसी वजह से आपका फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप बंटवारा नहीं कर सकते, उस वाले मामले में जब तक ईगो को डाउन नहीं किया जाएगा तब तक चीजें पॉजिटिव नहीं होने वाली। आप जिद पकड़ कर चल सकते हैं, लेकिन ईगो को डाउन करना होगा। अब यहां पर थोड़ा सा बैफ्रिकेशन करेंगे। अगर आप किसी एक विषय पर जिद में हैं कि मुझे यही चीज चाहिए या यही मेरा स्टैंड है, तो उस स्टैंड पर कायम रह सकते हैं, लेकिन ईगो नहीं लेना है। जब हम ईगो नहीं लेते, देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है। मान लो आप किसी पोजीशन पर हैं कि मुझे यही पोजीशन चाहिए या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और हम इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब इसमें कंप्रोमाइज ना करना ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे एक उदाहरण देना पड़ेगा ताकि समझें। कौरव और पांडवों के बीच में स्थिति खराब हो गई थी। पांडव आधा राज चाहते थे, दुर्योधन देना नहीं चाहता था। परिस्थिति युद्ध तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर पहुंचे कि भाई हम एक बार अंतिम प्रयास कर दें, शांति का प्रस्ताव रख दें। बिना पांडवों से पूछे कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, तुम आधा नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो। 5, क्योंकि 5 से हम अपनी जीवन यापन कर लेंगे, लड़ाई झगड़े का कोई महत्व नहीं है, फायदा नहीं है। अब वहां पर 5 देने में एक पूरे राज्य जिसमें सैकड़ों गांव हैं, पहले गांव ही होते थे, मोस्टली सिटीज नहीं होती थी, या नगर कहते हैं। नगर का मतलब एक समृद्ध जगह और गांव का मतलब एक ऐसा लोकेशन जो अभी डेवलपमेंट की पोजीशन पर भी नहीं आया, डेवलपमेंट से भी पीछे है। नगर डेवलप हो चुका तो डेवलपमेंट से पीछे वाले एरियाज को मांग रहे थे। अब वहां पे समझदारी ये कहती है कि यार आधे की जगह ये 5 में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन दुर्योधन ईगो में आ गया था। उसने कहा सुई के नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। अब सुई के नोक जितनी जमीन किसी को चाहिए भी क्यों, या एक सुई के बराबर, एक सुई होगी ना 3 इंच की, 2 इंच की, तो 2 इंच 3 इंच की जमीन लेकर कोई करेगा भी क्या। लेकिन ये ईगो वाला आंसर था। उस ईगो ने महाभारत युद्ध को न्योता दिया, महाभारत युद्ध हुआ। अगर आप ईगो को हटा दें और अपनी जिद पर कायम भी रहें तो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी है आपके तनावपूर्ण माहौल में जहां पर एक ऐसा जजमेंट या एक ऐसा कंप्रोमाइज आप भी अंगीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ठीक है यार, इतना ईगो की जरूरत नहीं है, इतने में हमारा नुकसान नहीं। जैसे वो 5 गांव दे देता, तो अगर हम एक तरीके से देखें तो 5% मांग रहे थे, 95% उसके पास रहता पूरा स्टेट, पूरा राज्य। तो 95% प्राप्त करके 5% देना कोई घाटे का सौदा नहीं था। तो आपको अपना ईगो डाउन करना है, जिद पर बने रहिए, और उस जिद में जब सिचुएशन ऐसी आए कि अब आप यहां पर ये वाला कंप्रोमाइज छोटा सा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। आज की ओरेकल डेक दे लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि हमारा आज का विषय है कि तनाव कब समाप्त होगा। ये तो एक चीज थी, अभी और चीजें निकल कर आने वाली हैं।
पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है संतोष। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है वात। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है माता सीता। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है कुंडलिनी। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का 5th नंबर पोजीशन कार्ड पर आना बहुत ही सुखद और भाग्यपूर्ण रहा है। बताता हूं कैसे। संतोष का कार्ड कहता है कि आपको इस पूरे मामले और इस पूरे तनाव में सिर्फ ये देखना है कि मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा, क्या मेरी जिद मुझे सुख दे रही है। क्योंकि आप तनावपूर्ण माहौल है, दैट मीन्स कि भाई दो लोगों के बीच में एक स्थिति, जैसे ये भी हो सकता है, अब रीडिंग कहती है कि हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने वाले कुछ ऐसे लोग हों जिनकी वजह से तनाव नहीं है, लेकिन परिवार में 2 या 3 लोगों के बीच तनाव है और आप थर्ड पर्सन है और आप किसी को गाइड कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है, रीडिंग कहती है कि जिस व्यक्ति के द्वारा तनाव की स्थिति बनी है, यानी जो पर्सन इस तनाव वाली सिचुएशन में पार्टी है, उसे यह सोचना है कि क्या ये नेगेटिव सिचुएशन मुझे सुख दे रही है। क्योंकि अगर तनाव बना है और मैं अपनी जिद पर हूं तो सुख तो तब भी नहीं है। सुख तो तब है जब मेरी बात को मान लिया जाए। मतलब हम उन्हीं की साइड से बोलते हैं ना कि भाई मेरी बात मान ली जाए तो सुख है, मेरी बात को नहीं माना जाता तो दुख है, तो हम वहां कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब रीडिंग आगे कहती है कि उस वाले मामले में तुम्हें यह समझना चाहिए कि कोई तुम्हारी बात को मानकर खुद को दुखी क्यों करेगा। कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को मान जाए, कंप्रोमाइज करे और आप ना करें तो वो दुखी हो जाएगा। तो आपको खुश करने के लिए वो कंप्रोमाइज क्यों करे और उसे खुश करने के लिए आप कंप्रोमाइज क्यों करें। दैट मीन्स कि आपको अपने ईगो में थोड़ा उतरना होगा और उसे भी अपने ईगो में थोड़ा उतरना होगा। लेकिन आगे रीडिंग कहती है कि अगर आप अपने ईगो में उतरने को तैयार हों तो सामने वाला अपने ईगो में उतरना नहीं चाहेगा, अपने ईगो पर बना रहना चाहेगा। ऐसे सिचुएशन में रीडिंग आगे कहती है कि उस वाले सिचुएशन में आपको सिर्फ एक ऑफर देना है कि भाई अगर किसी पॉइंट पर कंप्रोमाइज के लिए पहुंचते हैं तो फिर हम भी तैयार हैं, और उस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा जाए आप भी थोड़ा सा ईगो डाउन, उधर से भी डाउन, और चीजों को पॉजिटिव कर लें। उन वाले मामलों में जहां पर मनमुटाव या तनाव इस वजह से नहीं है कि हमारा जिद है या ईगो है, सिर्फ इस वजह से मनमुटाव या तनाव चल रहा है परिवार में कि परिवार को ऐसा लगता है कि एनर्जी खराब है, ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई है, बिना वजह परिवार में झगड़े हो रहे हैं, बिना वजह परिजन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बिना वजह ट्रस्ट हट रहा है। उस वाले मामले में सिर्फ इतना करिए और आप करिए, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, कि अपने रेस्पॉन्स रेट को गिरा दीजिए। प्रति उत्तर देने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर दीजिए। आपको किसी ने कुछ कह दिया या आपकी बात पर किसी ने नेगेटिव रिप्लाई रिस्पॉन्स दे दिया, अब उस पर 2 चीजें हैं। पहला, जरूरी नहीं कि आप रिप्लाई करें, और दूसरा, आप रिप्लाई करें तो थोड़ा डिले करके करें, तुरंत ना करें, सडन ना करें। 5 सेकंड 7 सेकंड रुक जाएं। 5 और 7 सेकंड बहुत बड़े टाइमिंग नहीं है। अगर उतना रुक जाते हैं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब यहां पर एक रेमेडी भी आ रही है, और वो ये आ रही है कि परिवार में एक तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करा लें किसी भी बृहस्पतिवार के दिन। पंडित जी आपके घर के आसपास के जो हों या आपके जो फिक्स पंडित जी हों, उनसे किसी बृहस्पतिवार का एक मुहूर्त निकलवा लें और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करा लें घर में। जब कथा कराएंगे तो पंडित जी को यह बता देना है कि पंडित जी, परिवार में तनावपूर्ण माहौल है, ये तनाव समाप्त हो जाए, परिवार में थोड़ा सुख, थोड़ी शांति आ जाए, इसी के निमित्त हम ये व्रत कथा करवा रहे हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि पंडित जी को टारगेट पता चल जाता है कि ये व्रत कथा का उद्देश्य क्या है, और वो जब हो जाएगा तो फिर चीजें उसके बाद पॉजिटिव होंगी। और उसी व्रत कथा में आप थोड़ा सा, जहां पर पंडित जी पूजा करते हैं ना, तो कहीं पर वो कुछ बनाएंगे, एक वेदी बोलते हैं उसको, उनसे पूछ लीजिएगा वेदी कहाँ, वहां पर गंगा जल 1 लोटा रख दीजिएगा। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो मार्केट से खरीद लीजिए, आजकल तो मिलता भी है। और अगर थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, तो 1 लोटे में पानी भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करिए, सब गंगा जल मान लिया जाएगा।
उसे उस वेदी पर रख दें। पूजन समाप्त होने के बाद हर बृहस्पतिवार को उसी गंगा जल का घर में छिड़काव करना है और थोड़ा सा, बहुत मामूली सा घर के सदस्यों पर भी डाल देना है। कई बार कहते हैं कि भाई उंगली में पानी लगाकर ऐसे नाखून से छिड़काव नहीं करते। आप आम का पत्ता ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं। कहीं कोई पान की दुकान हो, उससे बोल दीजिए कि भाई हमें एक पान का पत्ता दे दीजिए। पान के पत्ते की डंडी टूटी ना हो, ध्यान रखिएगा। आम के पत्ते की डंडी उसमें लगी होनी चाहिए, ठीक है। वो भी आपको मिल जाएगा, पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाता है आजकल। तो उससे घर में और परिवार के सदस्यों पे यदि छिड़काव करेंगे तो समस्या में समाधान शुरू हो जाएगा। एक और चीज यहां पर दिख रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए, वो ये कि थोड़े आर्थिक मामलों की वजह से परिवार में कलह का एक वातावरण बना है और उस कलह के वातावरण में अगले 2 महीने में चीजें न्यूट्रल या पॉजिटिव होने वाली हैं, क्योंकि परिवार की आर्थिक समस्याओं में अगले 2 महीने में इतना सुधार तो कम से कम होने ही वाला है जिससे परिवार में आपसी मतभेद और टकराव समाप्त हो जाए। और ये हो जाए तो आप लोग देवी लक्ष्मी को धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। एक बार आर्थिक स्थिति में थोड़े पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाए और ऐसा लगे कि देवी लक्ष्मी की एक छोटी कृपा आप लोगों के ऊपर आनी शुरू हो गई है, तो महीने में कम से कम एक शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये करते हैं तो उनकी कृपा अक्षुण यानी लगातार बनी रहेगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 7 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था। मेरे बगल में 7 ऑफ वॉन्ड्स की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके परिवार में यदि कोई तनाव चल रहा है तो वो कब तक समाप्त हो जाएगा और कैसे होगा, आपको क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द डेविल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से अपीयर हो चुके हैं। परिजनों के बीच में तनाव के 2 मामले हैं, 2-3 मामले हैं। पहला आर्थिक मामलों में है, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा अपनी खुद की इनकम के ऊपर एक, जैसे कहते हैं ना, दांत लगाकर बैठ गए हैं। भाई परिवार में आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तनाव बनेगा, एक वो है। दूसरा, थोड़ा पास्ट में जाएं तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे, एक दूसरे के मामलों में जरूरत से ज्यादा अपने पैर फंसाने लगे थे। उसने भी स्थितियों को खराब किया और जो चीज सबसे ज्यादा परिवार में तनाव का कारण बनी है वो है परिजनों का आलसी हो जाना, यानी कि लोग अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से चीजें पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके परिवार में चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं, सौहार्द वापस आने वाला है और पॉजिटिविटी आकर ही रहेगी। ये आपके फैमिली का फ्यूचर है। यहां तक पहुंचने के लिए आप लोगों को परिवार के सदस्यों के हर मामले में इंटरफियर करना बंद करना होगा। जरूरत पड़ने पर परिजन को सलाह दें, जरूरत जब तक नहीं है, जरूरत का मतलब जब वो पूछें तो सलाह दें, नहीं पूछें तो नहीं दें। यहाँ सेकंड पाइल में आ रहा है कि कुछ परिवारों में टीनेजर्स की वजह से चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हुई हैं और अगर सचमुच में टीनेजर्स की वजह से, यानी जो एकदम यंग बच्चे बच्चियां हैं जिनकी उम्र 22 साल से कम है, जो अभी अर्निंग नहीं कर रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं है, कोई कमाई नहीं है, परिजनों पे डिपेंड है, लेकिन उनकी वजह से तनावपूर्ण माहौल बहुत ज्यादा परिवार में बन गया है। ऐसे वाले वातावरण में उन बच्चों को बुला करके बताना है कि देखो तुम्हारी वजह से परिवार में कलह की स्थिति बनी है, सो दैट तुम्हारी पॉकेट मनी को बंद किया जा रहा है, आपके मोबाइल फोन के रिचार्ज को भी बंद किया जा रहा है, उनका पैसा कट कर दीजिए। क्लियर। वे इस चीज पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनको बड़े प्यार से बैठिए, समझाइए, उनको पहले बता दीजिए कि हमें आपसे बात करनी है, झगड़ा नहीं करना है। अगर आप
जोर जोर से बोलना शुरू किए, नाराज हुए, गुस्सा दिखाए, तो हम जो बातें आपको बता रहे हैं वो बात वहीं बीच में छोड़ देंगे और आपके अगेंस्ट और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। फिर हम अमेरिका बन जाएंगे, सब पे बैन लगा देंगे। तो उन बच्चों को बताएं कि आपकी वजह से चीजें खराब हैं, इसलिए 14 डेज, 14 दिन, ध्यान दीजिएगा इस पर, 14 दिनों के लिए उनकी पॉकेट मनी बंद करिए। 14 दिनों के लिए उनकी काफ़ी सारी चीज़ें बंद करिए। जैसे वो अगर टीनेज हैं, घर की गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाइक कार लेके जा रहे हैं, तो वो बंद कर दीजिए, नहीं ले जाना। आपको जाना है आप पैदल जाइए, ऑटो करिए, अपनी पॉकेट मनी जो आपने सेव करी है उसको यूज करिए, हम आपको नहीं दे रहे हैं, सीधा सीधा मना करिए। इन बच्चों के ऊपर थोड़े प्रतिबंध लगाना, लेकिन किसी को डांटिए नहीं, किसी को मारिए नहीं, बड़े प्यार से शांति से बैठकर बताइए कि देखिए सिंपल डिस्कशन है कि भाई परिवार में रहना है तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे मैं कई परिवारों को जानता हूं जिनके घर में सीधा नियम है कि भाई रात को 9 बजे से पहले आएंगे तो डोर खुल जाएगा, अगर आप 9 बजे के बाद आएंगे तो फिर कल आइए, फिर जाइए, कल आइए। अब आप कहाँ सोएंगे हमें लेना देना नहीं है। अब आप घर के बाहर चबूतरे पे सो जाएं, पड़ोसी के घर सो जाएं, रेलवे स्टेशन पे सो जाएं, हमें लेना देना नहीं। अब आप फिर जाइए, नहीं, कोई एंट्री नहीं है। और उस वाले मामले में स्ट्रिक्टनेस का लेवल ये होता है कि परिजनों ने बच्चों को घर में घुसने नहीं दिया और पड़ोसियों के हस्तक्षेप और पड़ोसियों के रिक्वेस्ट के बाद, बच्चों के सिर झुकाकर सॉरी बोलने के बाद लास्ट वार्निंग है और तब आने दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है, नियंत्रण लगाना है। लेकिन फिर आपको वार्न कर रहा हूँ, ना मारना है, ना डांटना है, ना उनसे झगड़ा करना है। वे चिल्ला सकते हैं, बच्चे झगड़ सकते हैं, आपको नहीं झगड़ना है। बच्चे जोर जोर से बोल सकते हैं, आपको शांत रहना है। आप इसकी पहले प्लानिंग कर लें, प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद उनसे बात करें। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि परिवार के मामले में ओरेकल डेक हमारी और क्या इंफॉर्मेशन देती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है श्री राधा। कार्ड नंबर 2 मेरे पास है, ये है प्राणायाम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है राजस। 4th नंबर पर है स्वाध्याय। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो है ये है समाधि। लास्ट कार्ड दोनों डेक के पॉजिटिव हैं और ये दिखाते हैं कि परिवार में जो शांति का वातावरण है, पीसफुल सिचुएशन है, वो रिटर्न हो जाएगी। इस बात को समझें कि परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, ठीक, और ना आपकी जिम्मेदारी परिवार का सदस्य ले सकता है। सब व्यक्ति अपने अपने लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर श्री राधा और प्राणायाम का कार्ड ये कहता है कि परिजनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस की जरूरत भी है। पर्सनल स्पेस में 2 बातें आती हैं। पर्सनल स्पेस का मतलब है कि बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में इंटरफियर ना करें। अब यहाँ मैं बच्चों बड़ों सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चों वाले मामले खत्म हो गए। लेकिन दूसरा यह है कि अगर अब यहाँ स्पेस में 2 चीजें आ रही हैं। पहला, उनके प्राइवेट स्पेस की रिस्पेक्ट करें, केयर करें, और दूसरा, अगर कम्युनिकेशन चैनल ब्लॉक हो गया है, फैमिली एक दूसरे से बात नहीं कर रही है, तो उस बातचीत को वापस से शुरू करें। यहां पर ईगो ना लें। इस पूरे मामले में आपको डिग्निटी फॉलो करनी होगी। सामने वाले व्यक्ति के जो शब्द हैं या उसके बातें हैं, वो अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वहां आपको नाराजगी दिखानी होगी कि भाई इस बात से मुझे नाराजगी आ रही है, हम गुस्सा हैं, हम आपसे खुश नहीं हैं। लेकिन रीडिंग कहती है कि जिन मामलों में आप नाराज होते हैं, कभी कभी होता है ना कि बातचीत करते समय उसने जोर से बोला, आपने जोर से बोल दिया, ठीक है, हो गया। देन आफ्टर जब आपको रियलाइज हुआ कि भाई अब मुझे चीजों को सही करना है, तो वहां उसे जाएं और बताएं आपकी इस बात से हम नाराज हैं। यहां मैं एक थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। मान लीजिए आप कम उम्र के हैं और आपके परिवार के दूसरे सदस्य जिनके साथ चीजें खराब चल रही, वे आपसे बहुत ज्यादा उम्र में हैं, जिनकी कायदे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वे आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक। उस वाले मामले में आप उन बड़ी उम्र के परिवारजन को बता दें कि भाई हम आपसे नाराज हैं और हमारी नाराजगी की वजह से ही हमने आपके साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक किया, हम आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे। अगर आप अपने इस स्टैंड पर कायम रहेंगे
तो हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम फिर बात नहीं करेंगे। इसको ध्यान दीजिए। अब रीडिंग आगे कहती है कि परिवार तो अपना ही है, परिवार दूसरे का नहीं है। और जब कहा गया है कि परिवार में बातचीत बंद कर दीजिए या आपने बंद कर दी, तो इसका अर्थ है कि बैठ करके एक दूसरे के साथ बढ़िया गप्पे मारने वाली बातचीत को बंद कर दिया जाए, लेकिन जो काम की बातें हैं वो जारी रहनी चाहिए। जैसे भोजन कर लीजिए, पानी ले लीजिए, या आपसे कोई मिलने आया है, इस तरह की बातें, ये न्यूट्रल और नॉर्मल फॉर्मल हैं। तो नॉर्मल फॉर्मल को चलने दीजिए, पर्सनल लेवल की कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन वो ब्लॉकिंग अगर आप करते हैं तो आपको फिर, अब यहां अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जिद नहीं करना, अब जिद सिखा रहा हूं। ये कहती है रीडिंग कि अगर आप परिवार के किसी सदस्य के साथ एक फॉर्मल बिहेवियर वाले कम्युनिकेशन में आ जाते हैं या आ जाती हैं, और उसके बाद में आप इंतजार कर रहे हैं कि उसकी ओर से चीजों में सुधार किया जाए या सॉरी बोला जाए या सेटल किया जाए, जैसे भी, तो आप अपनी साइड से रुकें और इंतजार करें अपनी डिग्निटी के साथ में। फिर वहां पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना है। यहां हमने शब्द यूज किया सेल्फ रिस्पेक्ट, ना कि ईगो। ईगो क्या है कि भाई सामने वाला पर्सन हमसे बात करने के लिए आया, हम नाराज, हमने कहा नहीं तुमसे बात नहीं करनी, कोई काम की बात हो करो वरना भाग जाओ, हमें बात नहीं करनी, ये ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि हम बात नहीं कर रहे लेकिन सामने वाला पर्सन हमसे बात करने आ गया तो हम बात कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, हम कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कम वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बात कर लेंगे। आपके परिवार में अगर आप लोग चीजों को पॉजिटिव करते हैं अपनी साइड से, नमक मिले पानी का पोछा लगाना आवश्यक है, ये एक रेमेडी दी जा रही है आपको। हफ्ते में अगर देखिए, अब यहां पर वेरिएंस आएगा, अगर तनाव परिवार में छोटे मोटे हैं तो हफ्ते में 2 दिन, थोड़ा ज्यादा है तो 3 दिन, थोड़ा और ज्यादा है तो 4 दिन, और अगर आपको लगता है कि परिवार में तो तनाव का बवंडर आ रखा है, तूफान मचा है, तो फिर डेली नमक के पानी से पोछा लगाइए। कहीं से नमक खरीदिए नहीं, कोई तंत्र मंत्र अभिमंत्रित नमक मत खरीदिए। मुझे किसी ने बताया कि भाई अभिमंत्रित नमक बेचे जा रहे हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, टैरो रीडिंग के नाम पे, वो मत करिए। आपके घर के किचन में जो सफेद नमक है वो काम करेगा, बिल्कुल 100% काम करेगा, कोई अभिमंत्र और अभिचार की जरूरत नहीं है। 1 चम्मच नमक लीजिए, पोछा वाले पानी में मिक्स कर दीजिए, पोछे का कपड़ा डुबोइए और नमक के पानी से पोछा लगा दीजिए। जो निगेटिव एनर्जी परिवार में है, घर में है, घर की ऊर्जा में है, वो सकारात्मक होती चली जाएगी। नमक निगेटिव एनर्जी को काटता जाता है, ठीक है। अगले 4 महीने में आपके लिए टाइमलाइन आ रही है। अगले 4 महीने में परिवार में सौहार्द का वातावरण वापस पुनः स्थापित हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप समाप्त हो जाएंगे, एक दूसरे की केयर शुरू हो जाएगी और परिजन एक दूसरे के साथ वापस तालमेल और सामंजस्य में आ जाएंगे। लेकिन उन मामलों में जहां पर परिवार के सदस्यों के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट और तनाव चल रहा है, वो थोड़ा अलग होगा। उन वाले मामलों में परिस्थितियां डिस्प्यूटिंग रहेंगी, लेकिन अगले 4 महीने में अगर आप लोग नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं या नेगोशिएशन पर बात करते हैं, तो अगले 4 महीने में आप लोग एक नेगोशिएटिंग पोजीशन पर पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। नेगोशिएशन में आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, अगर जरूरत पड़े तो काउंटर पार्ट को ये बता दीजिए, परिवार के उस सदस्य को जिसके साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, नेगोशिएशन पर बैठने से पहले उसको बोल दीजिए, चाहे तो उसको कहिए देखो भाई मैं एक माइंडसेट लेके आया हूं या आई हूं और मैं चाहता हूं ये माइंडसेट अगर आपको ठीक लगे तो आप भी एक्वायर करो, फिर हम नेगोशिएशन की बात करते हैं। और इस माइंडसेट से अगर बात करोगे तो आज ही नेगोशिएशन हो जाएगा, आज ही समझौता हो जाएगा। पूछेगा क्या, वो तो रूडली होंगे ना, बोलेंगे क्या 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 माइंडसेट है। उसको कहिए मेरा माइंडसेट ये है कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि मुझे आपका नुकसान करना है, नहीं, ये माइंडसेट नहीं। सिर्फ ये माइंडसेट कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप भी इसी माइंडसेट को एक्वायर करें तो मैं मेरा नुकसान नहीं होने देना है, आपको आपका नुकसान नहीं होने देना है, तो हम फिर नेगोशिएशन पे आ सकते हैं। उसे सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, उसे लगेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा नुकसान नहीं होने देना तो मैं तो अपनी पोजीशन से झुकूंगा नहीं। उसको बोलो कोई बात नहीं, आप इस माइंडसेट को अगर एक्वायर करके तब बातचीत करते हैं तो हम एक नतीजे पर समझौता पहुंच सकते हैं। करके देखिएगा, नतीजे पर पहुंच जाएंगे। न सिर्फ पहुंच जाएंगे
बल्कि सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। आगे आप दोनों के बीच डिस्प्यूट नहीं रहेंगे, तनाव खत्म हो जाएगा और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना के जन्म लेने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।